नमस्कार, प्रदेश 360 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ इस वक्त हाजिर हूं मैं। और इस वक्त पहली खबर आपको आगरा से बता दें। आगरा के बीएसए सतीश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। हमीरपुर में बीएसए रहते हुए शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग में खेल किया। रोक के बावजूद नियम विरुद्ध शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया। दूसरे स्कूल में ट्रांसफर के बाद ये कार्रवाई की गई है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी बिना चयन समिति के अनुमोदन के ही बदल दिया गया। शिक्षकों का विद्यालय और विकासखंड बदला गया। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबित किया गया है। अनुशासनिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा के बीएसए सतीश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। बीएसए रहते हुए शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला किया था, जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है और अनुशासनिक जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। रोक के बावजूद भी ट्रांसफर के नियमों में बदलाव किया गया, जिसके बाद निलंबित किया गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग का ये पूरा मामला हमीरपुर में बीएसएफ माफ कीजिएगा आगरा के बीएसए सतीश कुमार को निलंबित किया गया है। शिक्षकों के ट्रांसफर का ये पूरा मामला है। रोक लगाने के बावजूद भी ट्रांसफर के नियमों में बदलाव किया गया, जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है और अनुशासनिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं। आपको याद होगा कि यूपी विधानसभा चुनाव में शामली जिले में भाजपा का खाता तक नहीं खुला था। तीनों में से एक सीट भाजपा नहीं जीत पाई, जिसके बाद अब प्रदेश में बिजली संकट को लेकर लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। बिजली कटौती को लेकर यहां के लोगों का मानना है कि जनपद में भाजपा का सफाया होने की वजह से यहां पर बिजली कटौती की जा रही है। उधर विधायक प्रसन्न चौधरी का भी साफ तौर से मानना है कि कहीं ना कहीं शामली जनपद के साथ बिजली की सप्लाई को लेकर सरकार भेदभाव कर रही है। बिजली की समस्या भैया 10-12 घंटे की बिजली आने लगे और आध घंटे को चली जाए, 1 घंटे को चली जाए, 2 घंटे को चली जा, इसका कोई भरोसा नहीं। रात को भागे 1 बजे जा तो 3 बजे आवे और न तो बिजली रही ना पानी रहा, ना सो सकते ना बैठ सकते, मच्छर गए कहा। भाई साहब क्या करें, बिजली की पूरी कटौती चल रही है। 6 से 7 घंटे बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है। रात भर भी बिजली नहीं रहती। घर में महिलाएं बच्चे सब परेशान हैं। दिन में भी कटौती पूरी चल रही है और बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। बिजली बिल्कुल ही नहीं आ रही है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, बिजली की कटौती पूरी चल रही है। जरा सा आंधी तूफान आ जाओ, मुश्किल से 5 मिनट की आंधी चलेगी, 2-4 घंटे बिजली साफ। तोतेला व्यवहार शामली के साथ है, मैं कई जगह देख भी रहा हूँ। और इसका ये बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि अब की बार शामली ज़िले से बीजेपी का सफाया हो गया। ये सरकार झूठ बोलने में कमी नहीं छोड़ती। जैसे अभी इन्होंने घोषणा भी की थी कि भाई हम बिजली के बिल आधे करेंगे, लेकिन ये बिजली के बिल तो आधे कर रहे हैं, ऊपर से पावर बढ़ा रहे हैं। पावर बढ़ा रहे हैं यानी कि किसान को फिर भी वही देना पड़ेगा। और अब बात मेरठ के उस सरकारी स्कूल की जो दर्द भरी कहानी बयां कर रहा है। शिक्षा विभाग के सोते सिस्टम की करतूत का पर्दाफाश करता है। इस स्कूल में बिजली के लिए 10 साल का इंतजार भी कम पड़ रहा है, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा छात्र इस भीषण गर्मी से परेशान हो चुके हैं। देखिए एबीपी गंगा संवाददाता सनु शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और कूलर या पंखे के सामने बैठने के बावजूद गर्मी से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। लेकिन ऐसे में सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है, यही जानने के लिए हम आए हैं कंपोजिट विद्यालय फेज 2 लोहिया नगर में और आपको दिखाएंगे कि इस स्कूल को बने हुए 10 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लाइट नहीं है। और ऐसे में ये बच्चे यहाँ कैसे इस भीषण गर्मी में पढ़ाई कर रहे हैं, ये अपने आप में वाकई चौंकाने वाली बात है। शायद इन बच्चों की पर किसी को शायद तरस नहीं आता, तभी तो इस स्कूल में ना तो पंखे लगवाए गए हैं यहाँ, ना यहाँ पर लाइट है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देश का भविष्य है और ये यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हैं। मासूम बच्चे हैं, आप देख लीजिए छोटे बच्चे। लेकिन ऊपर की तस्वीर आप देखिए कि ना यहाँ तो कोई ना यहाँ पर फैन है और ना यहाँ कोई लाइट लगी हुई है। और ये तस्वीरें खाली 1-2 साल की नहीं है, बल्कि पिछले 10 साल से इसी तरीके से ना जाने कितने बच्चे यहाँ इसी भीषण गर्मी में पढ़ के पढ़ाई करके आगे बढ़ गए, लेकिन ये स्कूल आगे नहीं बढ़ा। जी मेरी जानकारी में है ये। मैं अभी कुछ दिन पहले उस विद्यालय में गया भी था। वहाँ पे जो दिक्कत आ रही है, कनेक्शन जो होना है तो वहाँ से बिजली का खंभा 40 मीटर दूर है सर। उसके लिए हम विभाग द्वारा ये प्रस्ताव मांगा गया था कि
जो विद्यालय से दूरी है जितना भी बजट उसका लगेगा तो वो प्रस्ताव बना के दें। तो वो वाला प्रस्ताव बना के मेरे से पहले जो बीएसए साहब थे उन्होंने भेज दिया था। अभी तक हमें पैसा नहीं मिल पाया है, इस वजह से वो वहाँ पर कनेक्शन नहीं हो पाया है। वहीं प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में विधायकों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जल शक्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का सपना है हर घर को पानी देना और सभी घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। 2024 तक सभी घरों को पानी मिल जाए, स्वच्छ नल से पानी मिल जाए और शुद्ध पानी मिल जाए। तो आदरणीय मोदी जी का सपना है कि सभी के घरों में, देश के और उत्तर प्रदेश के सभी घरों में स्वच्छ पानी। मैं सोचता हूँ अयोध्या थोड़ा और जल्दी हो जाए, इसलिए आज बैठक लेने आया था। टेल तक पानी पहुँच जाए और सभी तालाब 15 मई तक यहाँ के जो अपने सिंचाई विभाग द्वारा और ट्यूबवेल जो पानी भरे जाते हैं तालाब को, वो 15 मई तक सभी तालाब भर दिए जाएं। यूपी के सभी मंडलों से योगी सरकार के मंत्री जनता के द्वार जा रहे हैं और ग्राउंड पर हकीकत जान रहे हैं। मेरठ में आज प्रभारी मंत्री और सूबे के कृषि कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही अपने 2 मंत्रियों संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी और सूचना प्रौद्योगिक राज्य मंत्री अजीत पाल के साथ आलमगीरपुरी बढ़ला गांव पहुंचे। यहां पंचायत भवन और लाइब्रेरी का लोकार्पण किया और जनता चौपाल में जनता से सीधे बात की। गांव में बने ओपन जिम का भी निरीक्षण किया और फिर सरकार की योजना की भी बात की। योगी सरकार जनता के द्वार, और ऐसा सिर्फ योगी सरकार में ही संभव है। आप देख रहे हैं कि योगी सरकार के 1-2 नहीं बल्कि 3 मंत्री ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं, जन चौपाल कर रहे हैं और जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। पहले कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी से बात कर रहे थे। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मंत्री जा रहे हैं, सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं। सभी एक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि उनकी सरकार जनता के द्वार जाएगी और उसी क्रम में हम लोग जो है आज मेरठ में 3 मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं और अगले 3 दिन तक हमारे मंत्रीगण जो है वो विभिन्न जनपदों के भीतर रहेंगे और जनता के साथ मिल करके बातचीत करेंगे। जो हमारे विकास के कार्य हुए हैं उन विकास कार्यों की एक समीक्षा भी करेंगे और मौके पर जाकर के उनको देखेंगे कि उनकी गुणवत्ता किस प्रकार की है। मॉडल गांव की आपने बात कही कि मॉडल गांव की तस्वीर बदल ली, और भी गांवों को उसमें लिया जाएगा क्या? कोशिश यही है कि सभी गांव के भीतर हम बेहतर सुविधा दे सकें और इसीलिए पिछले वर्ष योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बड़े पैमाने पर पंचायत भवन का निर्माण कराया, जिससे गांव के भीतर ही हमारे गांव में लोगों को बैठने की जगह हो जाए, अच्छा उनको परिसर मिल जाए, बढ़िया टाइल्स लगा करके अच्छे भवन बनाए जाएं वहाँ पर। इधर झांसी पहुंची महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि बिजली कटौती ऊपर से हो रही है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। 24 घंटे बिजली कैसे मिल सकती है? बुंदेलखंड के रोजगार पर महिलाओं को अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए कहा गया है। जिसमें जो नारी शक्ति मिशन है उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है, अपराधों की क्या स्थिति है, कितनी FIR दर्ज हुई है और इसके अलावा यहाँ का जो गोवंश है उसके लिए क्या व्यवस्था की है अधिकारियों ने। अभी जो और कई मुद्दे आने वाले हैं जो वहाँ होंगे GD ऑफिस। अभी तो ये 2-3 ही मुद्दे थे, उन्हीं पर बात हुई है। इधर BHU परिसर में VC का विरोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा। BHU के छात्रों ने VC की इफ्तार पार्टी को लेकर आज भी अपना विरोध दर्ज किया। BHU छात्रों ने इफ्तार पार्टी और दीवार पर नारे लिखने के विरोध में VC आवास का शुद्धिकरण किया। आपको बता दें कि VC के इफ्तार के बाद अब BHU में माहौल गर्म है। छात्र मानने को तैयार नहीं है और VC छात्रों से संवाद नहीं कर रहे। ऐसे में देखना होगा कि BHU का विवाद कैसे शांत होता है। जो इफ्तार पार्टी हुई थी उसी के विरोध में कि माननीय कुलपति महोदय आप सभी छात्रों से और विश्वविद्यालय परिवार से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे और इस प्रकार का जो आप राजनीतिक धार्मिक उन्माद फैलाने का आप जो काम कर रहे हैं उसी के खिलाफ आज हम सब लोग गंगा जल से इनके आवास को पवित्र करने आए थे, ताकि जो आपकी कुत्सित मानसिकता हुई है उसको आप खत्म करें। आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ में जल्द ही अवैध रूप से संचालित बस, टेम्पो और टेम्पो
टैक्सी स्टैंड को हटवाया जाएगा। इसके अलावा अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान चलेगा। डीएम अभिषेक प्रकाश ने इसे लेकर चारबाग के कई जगहों पर निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त अजय द्विवेदी, डीसीपी ट्रैफिक, पुलिस, पीडब्ल्यूडी समेत इन्हीं अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम ने डग्गामार बसों, टेम्पो और ऑटो को सघन अभियान चलाते हुए सीज करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बसों को सवारी उतारने या चढ़ाने के लिए निर्धारित स्थलों पर ही रोका जाए। राजधानी लखनऊ को जाम से निजात दिलाने के लिए, अतिक्रमण से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने कमान संभाल ली है। खुद डीएम अभिषेक प्रकाश इस समय चारबाग में है, निरीक्षण कर रहे हैं और पूरा एक संयुक्त अभियान अब शुरू किया जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर डीएम अभिषेक प्रकाश जी से कि क्या योजना है, कैसे लखनऊ को इस जाम से निजात दिलाएंगे। सर, क्या योजना है लखनऊ को जाम से मुक्ति दिलाने? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए आज यहाँ पे फील्ड विजिट भी रखा गया था, जिसमें सभी संबंधित सीनियर अधिकारी गण में हैं। यहाँ पे साथ में नगर आयुक्त भी हैं, डीसीपी साहब भी हैं, डीसीपी ट्रैफिक भी हैं, रेलवे के अथॉरिटीज़ हैं, स्टेशन डायरेक्टर हैं, मेट्रो के अथॉरिटीज़ हैं, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, सभी लोग हैं। और सभी के साथ सामंजस्य बना करके जो हमारे वेंडर्स हैं, इनको प्रॉपर वेंडिंग जोन भी देना है। साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना है कि कहीं पे कोई इलीगल पार्किंग ना हो, कहीं पर कोई इलीगल बस या टैक्सी का संचालन भी ना हो, और सभी के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था बनाई जाएगी। कई बार अभियान की शुरुआत हुई है, लेकिन इसमें देखिए माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है उसके क्रम में उसका अनुपालन कराया जाना है। वेंडिंग जोन ऑलरेडी एक साइंटिफिक प्लान यहाँ का बना हुआ है, उसमें वेंडर्स के लिए भी स्पेस है, पार्किंग के लिए भी स्पेस है, टेम्पो, टैक्सी, ई रिक्शा इत्यादि के लिए। उसी की हम लोग अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे, मौके पे उसको मार्किंग करके उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। अब खबर सहारनपुर से, जहां रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने एक रेल अफसर को मिलकर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। धमकी देने वाले सहारनपुर के वंश शर्मा नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने दोस्तों के साथ मस्ती में मेल से ट्रेन रुकवाने की बात कही थी। अंश शर्मा नाम का एक लड़का है, जिसके पास हम पहुंचे और उसको हम लेकर आए, उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि वो बेसिकली एक यंग लड़का है, 21 ईयर्स ओल्ड है, और उसको ये एडवेंचर है, सोशल मीडिया वगैरह का शौक है, और वो अपने दोस्तों को भी इम्प्रेस करना चाहता था कि वो एक ईमेल के माध्यम से गाड़ी रुकवा सकता है और इस तरह से पुलिस से चेकिंग भी करवा सकता है। इस तरह से ये इस घटना का अनावरण आज किया गया है। अंश शर्मा नाम के अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार किया गया है। वहीं देवबंद के दारुल उलूम में एटीएम ने छापा मारा है तो हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस छात्र को वहां से एटीएस ने गिरफ्तार किया वो जिहादी वीडियो देखने का था शौकीन। ये खबर भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर आपको बता दें। गाजियाबाद जिला कारागार डासना जेल 2 अप्रैल को जागरण के दौरान डिप्टी जेलर AK सिंह ने नागिन डांस किया और उसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये देखिए, वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जागरण के दौरान किस तरीके से डांस यहाँ पर डिप्टी जेलर करते हुए नजर आ रहे हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जागरण के दौरान डिप्टी जेलर AK सिंह ने नागिन डांस किया है और उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए, वो वीडियो हम भी आपको दिखा रहे हैं, जागरण के दौरान का ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। गाजियाबाद जिला कारागार डासना जेल के डिप्टी जेलर हैं AK सिंह, जिनको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नागिन डांस उनका वायरल हो रहा है। में आगे बढ़ेंगे। देवबंद के दारुल उलूम में ATS ने छापा मारा तो हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस छात्र को वहां से ATS ने गिरफ्तार किया वो जिहादी वीडियो देखने का शौकीन था, और जब उसके कमरे की तलाशी ली गई तो सामने आया देवबंद का बांग्लादेशी मुस्लिम। देखिए, वीडियो ने जिहादी बना डाला देवबंद का बांग्लादेशी मुस्लिम। दारुल उलूम में ATS का छापा। एक छात्र को ATS ने किया गिरफ्तार। सहारनपुर के देवबंद में बने दारुल उलूम में देर रात ATS की टीम पहुंची। एक एक कर
तमाम कमरों को तलाशा जा रहा था और फिर कमरा नंबर 61 से एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस ने जैसे ही छात्र को गिरफ्तार किया, हड़कंप मच गया और फिर टीम ने उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू किया तो एक एक कर सारे राज खुलने लगे। जिस छात्र को एटीएस ने गिरफ्तार किया उस छात्र का नाम तलहा है। बांग्लादेश का रहने वाला है तलहा। तलहा के मोबाइल से मिले जिहादी वीडियो, बांग्लादेशी पासपोर्ट, करेंसी और फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है तलहा लंबे वक्त से दारुल उलूम में रह रहा है और वहीं रहकर पढ़ाई कर रहा है। बांग्लादेश का रहने वाला है तलहा। दारुल उलूम का 8वीं का छात्र है तलहा। 5 साल से फर्जी आईडी बनाकर रह रहा था। तलहा के पास से सहारनपुर के दस्तावेज मिले। इसके साथ ही तलहा के पास से मेघालय के भी दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो कि लगभग 25 वर्ष का है और जिसका नाम तलहा तालुकदार उर्फ फारूक है, इसे गिरफ्तार किया गया है, जो कि 2017 से देवबंद इलाके में रह रहा था। इसके ऊपर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। इससे जो भी तथ्य उभर के आएंगे उसको हम लोग प्रेस के साथ शेयर करेंगे। वर्तमान में इसके पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट तथा अवैध और गलत तरीके से बनाए गए भारतीय दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड आदि बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि तलहा को जिहादी वीडियो देखने का शौक था और खाली वक्त में वो यही वीडियो देखा करता था, साथ ही फर्जी तरीके से रह रहा था। फिलहाल एटीएस गिरफ्तार छात्र तलहा से पूछताछ कर रही है और उसके संपर्कों को खंगालने में जुटी है। वहीं दारुल उलूम ने दाखिले के नियम को सख्त भी कर दिया है, जिसमें एडमिशन के लिए मार्कशीट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी होगा। इसके साथ ही सरहदी इलाके के छात्रों का डोमिसाइल होगा। छात्रों की डोमिसाइल खुफिया विभाग से होगी। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मणिपुर के छात्रों का होगा डोमिसाइल। त्रिपुरा और असम के छात्रों का भी होगा डोमिसाइल। देवबंद ने कोविड के बाद जो नए दाखिलों का निज़ाम बनाया है, उसमें तमाम नए आने वाले तलबा से कहा गया है कि वो जिस इदारे से फारिग होकर आ रहे हैं वहाँ का तस्दीकनामा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूर साथ लें। ख़ास तौर से जो लोग सरहदी इलाकों के रहने वाले हैं उनके लिए डोमिसाइल मस्ट है। इसी तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। फिलहाल दारुल उलूम से हुई छात्र की गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है, तो वह एटीएस गिरफ्तार छात्र तलहा से पूछताछ कर रही है। एबीपी गंगा के लिए सहारनपुर से मुकेश की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। डोईवाला में बन रही सूर्यधार झील एक बार फिर से विवादों में है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज इस बात से नाराज हैं कि अधिकारियों ने किसकी परमिशन से झील के मानकों की अनदेखी की है। जो चाहे कर लो, बिना परमिशन के कर लो, ये टॉलरेबल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को ये फटकार सूर्यधार झील के निर्माण काम में मनमानी को लेकर पड़ रही है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज इस बात से नाराज हैं कि झील की गहराई 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कैसे कर दी गई। सूर्यधार में आपने जो है 7 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दिया बिना परमिशन के, ये क्या है? मतलब कितनी बड़ी अनामली है ये। दुर्भाग्य है हमारा कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी चीज के आप 7 मीटर से उसको 10 मीटर कर रहे हैं। फिर इधर तो हम कह रहे हैं कि अनुसंधान संस्थान बना रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, जल विद्युत योजनाओं का कर रहे हैं, उधर देख लीजिए। वेरी शेमफुल। इससे पता लगता है कि हमारी कोई कार्य संस्कृति नहीं है। जो चाहे कर लो, बिना परमिशन के कर लो, ये टॉलरेबल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। बड़े शर्म की बात है कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतना ज्ञान रखने के बाद भी कोई कहीं की स्कीम को कहीं फिट कर दिया गया। दरअसल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में सूर्यधार झील बन रही है। सूर्यधार झील त्रिवेंद्र रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिस तरह से ये झील निर्माण के समय सुर्खियों में थी, अब इस पर विवाद भी उतना ही हो रहा है। सिंचाई मंत्री इस बात से नाराज है कि अधिकारी मनमानी क्यों कर रहे हैं।
मैंने बताया कि भाई एक जो डैम है वो 7 मीटर बनना था, 7 की जगह आप उसको 10 ले गए। किसकी सैंक्शन थी, किसकी परमिशन थी? आप लोग इंटेलेक्चुअल नॉलेज की बात करते हैं, टेक्निकलिटी की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं। ये कौन सी इंजीनियरिंग है, यही पूछा मैंने उन लोगों से। तो उनको सजग किया कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो कि बिना सैंक्शन के, बिना अनुमति के कोई चीज़ बन रही है, ये उचित नहीं। सवाल सिर्फ झील की गहराई को लेकर नहीं, झील के पास बनाए गए पीडब्ल्यूडी पुल को लेकर भी मंत्री नाराज हैं। वो जांच चल रही है, उसके लिए कमेटी भी बन चुकी है, जांच चल रही है। जांच की जब जांच आएगी, मैं इसलिए कहना नहीं चाहता था कुछ, पर मैंने ये टेक्निकली बातें कही हैं कि भाई हमारी टेक्निकल चीज़ साउंड होनी चाहिए और बिना अनुमति के कोई खर्चा नहीं होनी चाहिए। ये राजहित के अंदर नहीं है। इससे पहले भी सूर्यधार झील विवादों में रही थी। सूर्यधार झील निर्माण के लिए तय बजट से 12 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए गए। इतना ही नहीं, डीपीआर बनाने वाली कंपनी को 27 लाख रुपए का गलत भुगतान किया गया। इसके साथ ही तकनीकी तौर पर भी गड़बड़ियां हुई। बैराज की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति भी नहीं ली गई। सूर्यधार झील के निर्माण के लिए करीब 62 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि इसके निर्माण पर 50 करोड़ रुपए खर्च होने थे, यानी 12 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च कर दिए गए। मगर इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इन गड़बड़ियों की ठीक तरह से जांच हो पाएगी? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।